साथियों, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई अर्थात आरबीआई के कार्य। आरबीआई के क्या-क्या काम होते हैं? देखिए, पहला काम तो इसका ये है कि नोटों का निर्गमन करना। आरबीआई जो होती है ना, ये नोटों का निर्गमन करती है। निर्गमन मतलब जारी करना। तो ₹1 के नोट को छोड़ के शेष जितने सारे नोट होते हैं, उनका जो निर्गमन अर्थात जारी करना हुआ, वो आरबीआई करती है। अच्छा, हस्ताक्षर भी हमने बताया था कि ₹1 के नोट को छोड़ के शेष सभी पे जो हस्ताक्षर होते हैं, उस पे आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ठीक है? और ₹1 के नोट पे वित्त सचिव करते हैं। ठीक है? देखिए, वही पॉइंट यहाँ पे आ गया। ₹1 का जो नोट होता है और प्लस सभी सिक्के, ठीक है? और ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं ₹1 के नोट पे। अच्छा, आरबीआई का एक और भी काम है, ये मुद्रा को नष्ट भी कर सकती है। ठीक है? तो पूछे कि मुद्रा को नष्ट करने का काम किसका है? तो आरबीआई का है, राइट? देखिए, जो आरबीआई होती है ना, ये सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। मतलब अगर सरकार को कहीं से लोन लेना हुआ, तो आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है? तो आरबीआई क्या करती है? सरकार को ऋण प्रदान करती है। अच्छा, आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे वाणिज्य बैंक है, जिनमें हमारे खाते होते हैं, ठीक है? उन्हें हम कमर्शियल बैंक हमारे हैं, उन पे ये कंट्रोल करती है। ठीक? उसके बाद आरबीआई का मेन काम है किसी को लाइसेंस देना, ठीक है? या किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करना, तो आरबीआई कर सकती है। और आरबीआई तो लोन देती ही है कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक को लोन कौन देगा? आरबीआई देगी। लाइसेंस कौन प्रदान करेगा? आरबीआई प्रदान करेगी। लाइसेंस कौन रद्द करेगा? आरबीआई रद्द कर देगी। अच्छा, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करती है, राइट? देखिए, अगर हम बात करें विदेशी विनिमय का नियंत्रण, ठीक है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, तो एक एक्ट आया था, फेरा एक्ट 1973, जिसके आधार पर विदेशी विनिमय का प्रबंधन किया जाता था। ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि इस एक्ट को ना 1999 में हटा के फिर एक नया अधिनियम लाया गया, जिसको हम फेमा एक्ट 1999 कहते हैं। ठीक है? बहुत बार पूछता है कि फेमा और फेरा का फुल फॉर्म। तो देखिए, फेरा का होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और फेमा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है? तो फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं क्रेडिट के बारे में। देखिए, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इस साख का नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है? देखिए, जो हमारा क्रेडिट जिसको बोलते हैं अर्थात साख बोलते हैं, तो जो साख निर्माण का कार्य होता है ना, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है साख का निर्माण करना। लेकिन उस साख जो निर्माण ये कमर्शियल बैंक कर रहे हैं, उस साख को कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई करेगी। ठीक है? तो वही कह रहा है कि साख निर्माण का कार्य वाणिज्य बैंक का होता है, लेकिन आरबीआई क्या करती है? उस पर कंट्रोल करती है। ठीक? अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति का निर्माण करना। ये भी आरबीआई के कार्य हैं। देखिए, मौद्रिक नीति बताया था ना, मौद्रिक नीति आपको। तो मौद्रिक नीति का निर्माण करना, जैसे जो मुद्रास्फीति है ना, आपको पढ़ा था मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको महंगाई होती है ना, तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है, अर्थात जो महंगाई होती है ना, उसको आरबीआई कंट्रोल करती है। ठीक है? तो पूछे महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा? तो आरबीआई करती है। एक की पॉइंट है कि जो आरबीआई है ना, ये जब मुद्रा जारी करने के लिए मिनिमम जो रिजर्व सिस्टम इसका होता है, जिसको न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कहते हैं, इसको अपनाती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? 200 करोड़ रुपया रहेगा। ठीक? जिसमें आरबीआई जो है, जब कोई भी नया मुद्रा जारी करेगी, तो आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रुपया में रखेगी, लेकिन उस 200 करोड़ रुपया में 115 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होगी। ठीक? और 85 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, अर्थात सोना होना चाहिए। ठीक है? तो ये कह रहा है कि आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली को अपनाती है, इसके अंतर्गत कम से कम उसको 200 रुपया अपने पास रखना होगा, जिसमें 115 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए और 85 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। देखिए, हम बात करते हैं भारत में सिक्कों के टकसाल की। देखिए, सिक्कों की टकसाल होती क्या है? जहाँ पे सिक्कों को हम ढालते हैं ना, मतलब जहाँ पे सिक्कों की ढलाई की जाती है, उसे टकसाल कहते हैं। अर्थात ये कहें कि टकसाल में सिक्कों की ढलाई होती है। तो भारत में 4 जगह सिक्कों की टकसाल है। कितनी जगह है? 4 जगह। पहली मुंबई में है, फिर नोएडा में है, कोलकाता में है, और हैदराबाद में है। ठीक है? तो भारत में सिक्कों की टकसाल कितनी है? 4 है। मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। ठीक है? कहाँ कहाँ पे? मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। ये तो है सिक्कों की बात। ठीक है? सिक्कों की ढलाई टकसाल में होती है, तो कहाँ कहाँ टकसाल है इसकी। अब बात करते हैं नोटों की छपाई। तो देखिए, सिक्कों की टकसाल भी 4 जगह भारत में है, और नोटों की छपाई भी भारत में 4 जगह पे होती है। ठीक है? अर्थात भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे भारत में नोटों की छपाई होती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए, अगर हम नोटों की छपाई की बात करें, तो भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हमने बताया था। एक है देवास। ठीक है? देवास में है। देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक है सालबोनी।
ये पश्चिम बंगाल में, फिर नासिक महाराष्ट्र में और मैसूर कर्नाटका में। तो इन 4 जगहों पे क्या होता है, नोटों की छपाई होती है, ठीक है। तो भारत में नोटों की छपाई कितनी जगह होती है, 4 जगह होती है। कहाँ पे, देवास मध्य प्रदेश में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र में और मैसूर कर्नाटक में, राइट। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल की, ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल क्या होती है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी पेपर मिल की, तो इसकी स्थापना जो है 1967-68 में की गई थी। ये है कहाँ पे, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नोटों के कागज एवं स्टाम्प पेपर के कागज का उत्पादन का इसका काम होता है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल क्या करती है, जो नोटों के जो कागज जिस पर नोट छपते हैं, ठीक है, जो नोटों कागज होता है उस वो, और जो स्टाम्प पेपर होता है, इनके जो कागज का उत्पादन है वो सिक्योरिटी पेपर मिल करती है, राइट। देखिए हम बात करते हैं अब मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति। अच्छा, मौद्रिक नीति बनाता कौन है, आरबीआई बनाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसका जो अध्यक्ष होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर ही इसका अध्यक्ष होगा। जो वर्तमान गवर्नर होगा ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी का अध्यक्ष होगा। बहुत बार पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का अध्यक्ष कौन होता है। जो आरबीआई का वर्तमान अध्यक्ष है उस समय, वही मौद्रिक नीति का अध्यक्ष होगा, ठीक है। और हम बात करें जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत बनती है। मतलब अगर इसका कोई निर्माण होता है, जैसे नहीं कहते एमपीसी के थ्रू ये बनती है, और इसमें जो सदस्य संख्या होती है ये 6 होती है, ठीक। मतलब 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं आरबीआई के सदस्य होंगे और 3 कौन होंगे, भारत सरकार के। तो 6 सदस्य होते हैं। पूछता है मौद्रिक नीति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 भारत सरकार के सदस्य होते हैं। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण, मतलब टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए एक होता है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए, यानी लंबे समय के लिए लोन देती है, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर जो आरबीआई होती है ना, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको लॉन्ग समय के लिए लोन देती है, ठीक है। तो इसे हम बैंक रेट कहते हैं। अब वर्तमान में बैंक रेट क्या है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पुराना वाला है। अब हम बात कर लेते हैं रेपो रेट की। तो बैंक रेट पता हो गया ना, बैंक रेट वो होता है जिसपे क्या करते हैं, जो आरबीआई हमारी होती है, ये कमर्शियल बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देती है। अगर आरबीआई लंबे समय तक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को लोन देगी, तो उसको हम बैंक रेट कहेंगे, ठीक है। अब होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, जो आरबीआई होती है ना, ये वही उन्हीं कमर्शियल बैंकों को जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगी ना, मतलब कम समय के लिए, उसे रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है कि जो आरबीआई होती है, ये कमर्शियल बैंकों को थोड़े समय के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अच्छा, वो टेन्योर होता कितना है, मात्र 15 दिन का, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, 15 दिन के लिए कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं।